गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है, कल भी हमने कुछ पढ़ा था और जो बचा हुआ एप्लीकेशन था वो हम आज पढ़ेंगे। और ये जो आज जो चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन था वो क्या था, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्लियर। ओह कट रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा वीडियो कट रहा है तो अभी ध्यान देना। डिड्यूसिंग जो था पहला क्या था, डिड्यूसिंग रिलेशंस among different physical quantities, ठीक। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2.17, इसी को हम देखते हैं कि कैसे हम रिलेशन को रिड्यूस करते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसके बीच का जो है रिलेशन हम ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे भी तुम्हें सिखाया जाएगा। तुम ये देखो जो एग्जांपल नंबर 2.17 है इसको तुम पढ़ोगे, ठीक है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम होता क्या है, तो जो घड़ी होता है ना, घड़ी पुराने जमाने में जो घड़ी होता था उसमें क्या होता था, एक पेंडुलम लगा हुआ रहता था, यानी कि एक ये मेटालिक रॉड रहता था और इसमें एक, ठीक है, एक बॉब, इसको हम कहते हैं बॉब, ठीक है। ये जो है इसका कुछ ना कुछ मास होता है। सिंपल अगर हम इस तरीके से ही बोलेंगे, एक हम वायर ले लें, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लें जिस जो कि एकदम से मासलेस हो, मतलब उसका मास बहुत ही कम हो, किसके रेस्पेक्ट में, इस बॉब के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉब हम कहते हैं, समझे। अब इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और फिक्स कर देंगे हम जैसे ही इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे और छोड़ेंगे ना, तो ये जो बॉब है ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, क्लियर, ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करता रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लाए और ला के हम छोड़ दिए, छोड़ने के बाद ये कहाँ गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे फिर वापस आया, यानी कि अपने पोजीशन पे फिर अगर वो ये वापस आएगा तो उसके बीच में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, क्लियर। उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इसको हम डिनोट करते हैं टी से। ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समझना है, यहाँ पे पकड़ के हम यहाँ से छोड़े और छोड़ने के बाद से फिर वापस इसी पोजीशन पे आया, ठीक है। तो जितना टाइम लगा इसको जाने और आने में ना, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तुम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम यहाँ पे स्टॉप वॉच शुरू करो, जब जो है जो ये बॉब है जब यहाँ पे है तो स्टॉप वॉच शुरू करो, वापस यहाँ पे गया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर वापस इसी पोजीशन पे आया, ठीक, वापस इसी पोजीशन पे आया। तो यहाँ से ऐसे गया यहाँ पे, फिर वापस इधर आया, फिर यहाँ पे आया। तो जितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 में तुम जाके पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में। अब देखो पोजीशन हमें ध्यान में इसमें नहीं रखना, हमें क्या रखना है, वेलोसिटी रिपीट होना चाहिए, समझे। देखो जब ये ऑब्जेक्ट है ना, ये बॉब जो है जब यहाँ पे गया फिर यहाँ पे वापस आया, तो अंतर क्या है इस दोनों में, तो इसमें देखो पोजीशन हमारा सेम है, लेकिन एक बार जो है वेलोसिटी उसका इधर की तरफ है, दूसरी बार क्या है, इधर की तरफ है, लेकिन हमारा वेलोसिटी रिपीट करना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो अभी हमारा क्या है, वेलोसिटी दोनों का सेम नहीं था, यानी कि पहले का जो था और बाद का जो था उसका वेलोसिटी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे आएगा, तो देखो उस वक्त क्या होगा, पहले जो था उसका वेलोसिटी इधर की तरफ था और दूसरी बार जो था उसका भी वेलोसिटी इधर की तरफ था, समझे। तो इसमें जितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम या फिर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। देखो ये सारा जो टर्म है ना तुमको आगे चल के अच्छे से बताया जाएगा और उस वक्त तुम अच्छे से सीख जाओगे, समझे। तो हम एक जनरल आइडिया सिर्फ दे दिए तुम्हें, समझे, सिर्फ जनरल एक आइडिया दे दिए कि होता क्या है। अब इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम,
समझे, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा बाद में, क्लियर। तो यहाँ पे है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑसिलेट्स का मतलब क्या हुआ, ये जो है इस तरीके का जो मोशन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, समझे। इतना ही सिंपल नहीं है, बहुत सारा चीज इसके अंदर में है, तो वो बाद में चल के सीखोगे, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता ना तो ये कभी भी ऑसिलेट नहीं करता, समझे। ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। ऑसिलेशन जो है सिंपल पेंडुलम का वो किसके किसके पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है। बॉब का जो मास है ना उस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड करता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इन तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, समझे। अब ये लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं, मास को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, और ये एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो डेराइव, ठीक है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो ये जो है ऑसिलेशन, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, यानी कि जो t है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक, वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इतना हमें पता है। अब ना हमें इसके बीच का जो है रिलेशन हमें पता करना है, क्लियर। इसके बीच का रिलेशन हमें पता करना है, तो हम कैसे करेंगे पता, ठीक। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्लियर। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यूज करेंगे और देखना रिलेशन हम एग्जैक्ट वही ढूंढ लाएंगे, क्लियर। रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली वही ढूंढ लाएंगे, क्लियर। अब देखो ये डिपेंड करता है लेंथ जो है टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 1/L स्क्वायर भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L क्यूब भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता है, समझे, कि ये डिपेंडेंट कैसे है। तो हम इसी तरीके से ये तीनों के लिए ये लागू हो रहा है, समझे। तो जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम t, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, L का पावर a, m का पावर b और g का पावर c, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। यानी कि जो डिपेंडेंसी है ना वो इस तरीके से डिपेंडेंट है, समझे। जो टाइम पीरियड है हम मान लिए कि ये डिपेंडेंट है कैसे, तो L का पावर a, m का पावर b और g का पावर c के इस तरीके से डिपेंडेंट है। इंडिविजुअली अगर हम जहाँ पे a b c जो है ना वो अभी हमें वैल्यू नहीं पता है, हम इंडिविजुअली अगर बात करें तो टाइम पीरियड L के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड जो है L के पावर a पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड जो है m के पावर b पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम पीरियड जो है वो g के पावर c पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको एक साथ इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, क्लियर। तो एक साथ जो है डिपेंडेंसी अगर हम इस तरीके से लिख दिए, क्लियर, तो तुम देखोगे यहाँ पे जो t है इक्वल टू, हम ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हटा दिए, समझे। सॉरी, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया। अब ये क्यों आता है, समझे। जब प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आता है, समझे। तो तुमको धीरे धीरे ये आगे चल के समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा जब मैं कोर्स पढ़ाऊंगा ना तो उस वक्त इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सिंपल मैथ्स है इसके पीछे, फिर सिंपल मैथ्स है, ठीक। या फिर जब मैं आगे वाला क्लास लूंगा ना तो उसमें तुम्हें ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उसको मैं बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो ये जो है प्रोपोर्शनल जब हम हटाएं तो यहाँ पे एक हम कांस्टेंट लगा दिए हैं, अब कांस्टेंट लगा दिए तो ये हम ऐसे लिख दिए,
क्लियर? ये हम ये जो तरीका है हम इतना लिख दिए। क्लियर है? अब देखो दोनों तरफ ना हम डायमेंशन लिखेंगे, समझे? दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे वो पहले वाला जो है हम पढ़े थे, जो भी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की इक्वेशन के दोनों तरफ का डायमेंशन जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के डायमेंशन को हम इक्वेट करते हैं। तो इधर का डायमेंशन को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? m0, ठीक है, l0 t का पावर 1, ऐसे हम लिख देंगे। अब इधर का जो डायमेंशन है वो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। देखो हम k यहाँ पे जो है ना ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो वो जो होगा कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे k को ओमिट भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में ना हम कभी भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड है ना उससे हम डील नहीं करते हैं। अब इसका डायमेंशन लिखोगे तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, m0 l1 t का पावर 0, क्या है, लेंथ है ना, और इस टोटल का पावर क्या होगा, a होगा। क्लियर? फिर उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, m का पावर, ठीक है, 1, l का पावर 0, t का पावर 0, और इसका पावर क्या होगा, b होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो g ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, समझे? तो यहाँ पे क्या होगा, m का पावर 0, l और t का पावर -2, l का पावर 1, t का पावर -2। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, c लिख दिए। क्लियर हुआ? तो दोनों तरफ के डायमेंशन को हम इक्वेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, छोटा करेंगे। तो इसको छोटा करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है पावर जो है अंदर आएगा, तो m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर a हो जाएगा, t का पावर 0 हो जाएगा, समझे? फिर यहाँ पे क्या होगा, m का पावर b हो जाएगा, l का पावर 0 हो जाएगा, t का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, m का पावर, ठीक है, लिख रहा है, हाँ, m का पावर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर c हो जाएगा, t का पावर -2c हो जाएगा। क्लियर? फिर हम इसको और रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे m का पावर 0, l का पावर 0, t, समझे, इक्वल टू, यहाँ पे हम देखो सारे m को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो देखो m का पावर 0, m का पावर, यानी कि m का पावर, ठीक है, 0 प्लस b प्लस 0, तो हम इसको क्या हुआ, m का पावर b हम सिर्फ लिख लेंगे। फिर l का पावर, यहाँ पे हम लिखेंगे l का पावर, तो देखो a प्लस 0 प्लस, ठीक है, c, ठीक है, 0 प्लस c। फिर से हम t का पावर लिखेंगे, तो t का पावर 0, t का पावर 0 और t का पावर -2c, ये हम लिख लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड, दोनों तरफ के पावर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे, b इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये जो पावर इसके से इक्वेट की, इसका पावर इससे इक्वेट की, और इसका पावर इससे इक्वेट की है, समझे कि नहीं? अब हम ये जो इक्वेट कर लिए, तो यहाँ पे हमारा c का जो वैल्यू आया वो कितना आया, c का वैल्यू आया -1/2। तो a का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन में c का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो हमारा जो है a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, समझे, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखो ये जो वैल्यू आया ना, हम सीधे यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 0 है, c का वैल्यू कितना है, -1/2 है, और a का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर a में, समझे? पुटिंग
the values in equation A, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन ए, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, l का पावर, ठीक है, देखो l का पावर क्या है, a है ना, तो 1/2, b का पावर सॉरी m का पावर 0, b का वैल्यू कितना है, 0 है, और g का पावर क्या है, -1/2। अब हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं जो है t का पावर जो सॉरी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हैं m का पावर जो 0 है ना वो क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर, m का पावर 0 है जो 1 हो गया, l/g, हम ऐसे ना लिख के पहले देखो ऐसे लिखें, ये पावर 1/2, ये पावर 1/2, ऐसे लिखें 1 इंटू t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो ये क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g, t is directly proportional to √L/g। अब देखो ये जो हमारा रिलेशन है ना हम फाइंड कर लिए, समझे, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है हमको पता था किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम ये डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किए ना तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उस पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये तो हमारा सही निकला, लेकिन एग्जैक्ट जो जब तुम चैप्टर नंबर 14 पढ़ोगे ना तो उसमें जो है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है डिराइव होकर दूसरे मेथड से हम डिराइव करते हैं, यहाँ पे इस मेथड से नहीं करते हैं, ठीक है, ये आता है √L/g। तो इसको अगर हम देखेंगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k L/g, यानी कि जो k का वैल्यू होगा ना यहाँ पे क्या होगा, k का वैल्यू जो होगा वो 2 हो रहा है, समझे कि नहीं। तो ये जो k का वैल्यू है ना तुम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा क्या है, एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, समझे कि नहीं, ये क्या हमारा एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक। तो इसी तरीके से और भी तुमको क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि वो बता दिया जाएगा कि कौन सा जो क्वांटिटी है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो यही सेम मेथड को अप्लाई करना है, और जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे 1 2 4 या 5 6 क्वेश्चन जो है इसके इस क्वेश्चन मतलब इस जो ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, क्लियर। तो ये जो चैप्टर हो गया वो हो गया खत्म हो गया। एक चीज और है इसमें कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम यूज करके, ठीक है, यूनिट को हम कैसे चेंज करते हैं, समझे। तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके, और ये पेपर में पूछता भी है, यूनिट को कैसे चेंज करते हैं, तो वो जो हम क्वेश्चन कराएंगे ना जब, ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें तुमको बता देंगे, क्लियर। तो जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना उसमें तुमको कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैं कराऊंगा, और इसके साथ साथ जो चेंज ऑफ यूनिट है ना बहुत आसान है, कुछ उसमें करना नहीं है, समझे। तो उसको कराऊंगा, फिर से ना ये चैप्टर एंड हो जाएगा, क्लियर। वैसे थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है ना ये सारा यहाँ पे एंड हो गया है, क्लियर। तो इस चैप्टर को रिवाइज करो अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक।